क्वेश्चन से इनके आंसर्स आपको करवाए जाएंगे, और कहीं ना कहीं यदि आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस तो आपके तैयार ही होंगे, साथ ही साथ में आपको चैप्टर्स पर पकड़ बनेगी, आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। ये कहाँ से हैं? ये जो प्रोज सेक्शन आपका है वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट डिड यम हैमल से? यम हैमल क्या कहते हैं अबाउट दी लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंस? भाषा के बारे में और इसके महत्व के बारे में एम हैमल क्या कहते हैं? ये किस पार्ट से लिया गया है? द लास्ट लेसन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो एम हैमल ने क्या कहा था जानते हैं। एम हैमल सेड, एम हैमल ने कहा दैट फ्रेंच वाज, जो फ्रांसीसी भाषा है ना, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। जो फ्रेंच भाषा है सबसे ब्यूटीफुल, सबसे क्लियरेस्ट, डियरेस्ट, है ना, भाषा है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे तार्किक भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार की। जाहिर सी बात है, हर किसी को अपनी भाषा जो है सबसे अच्छी और सबसे तार्किक ही भाषा लगती है सब, राइट। तो इसी तरीके से एम हैमल ने अपनी मातृभाषा मीन्स जो लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा इन द वर्ल्ड, संसार की, एंड दैट पीपल मस्ट गार्ड, है ना, और जो इसीलिए जो लोग हैं वहाँ के, उनको क्या करना चाहिए? उनकी अपनी भाषा की रक्षा करनी चाहिए, गार्ड करना चाहिए उनको, ठीक है। उसी किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देना चाहिए, भले कोई भी शासन आ गया हो और भाषा पर पाबंदी लगा दी गई जाए, राइट। तो उनको अपने भाषा को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए, ठीक है। नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। एज इट इज़ लाइक अ की टू देयर प्रिजन, क्योंकि ये जो भाषा होती है वह क्या होती है? लाइक अ की, एक की तरह होती, एक चाबी की तरह होती है उनके प्रिजन में, है ना, इन स्लेवरी। जैसे कि आप यदि ये प्रिजन में बंद हैं, जेल में बंद हैं, तो आपके पास यदि उस जेल की चाबी है तो कहीं ना कहीं वो सफोकेशन आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है, वो डर महसूस नहीं होगा, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस रहेगा जब भी हम चाहेंगे वहाँ से निकल लेंगे, राइट। तो इस प्रकार से जब भाषा हमारी जो है मातृभाषा हमारे पास होती है, उसका संरक्षण करते हैं। अपनी भाषा अपने पास जब होती है, मीन्स उसको बोलने पर कोई पाबंदी नहीं होती है, तो उसका, है ना, बड़ा फ़ायदा होता है, हम अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से रख पाते हैं, ठीक है। इसलिए यह एक की होती है प्रेजेंट की तरह, प्रेजेंट की तरह होती है, चाबी की तरह। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस? ये किस चैप्टर से है? ये जो आपका चैप्टर है डीप वाटर, वहाँ से लिया गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर उन्होंने हायर किया था मिस्टर डगलस ने सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए, उसने उनको क्या क्या सिखाया उन्होंने, राइट। तो द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, इंस्ट्रक्टर जो था उसने ट्रेन किया, राइट, प्रशिक्षित किया किसको? डगलस को। वेरी पेशेंटली, बहुत ही धैर्यपूर्वक, स्टेप बाय स्टेप, क्या स्टेप बाय स्टेप उसने उनको प्रशिक्षित किया। ही यूज्ड अ रोप, क्या क्या यूज़ करता था वह? एक रोप यूज़ करता था, रस्सी, एंड बेल्ट, और क्या यूज़ करता था? बेल्ट, टू मेक हिम क्रॉस द पोल, किसके काहे के लिए? पूल को क्रॉस करवाने के लिए। जैसे ये तालाब था, तो तालाब में उसको सीखना था ना, वो चूंकि डरा हुआ था, इसीलिए ऊपर से एक रस्सी बांध दी, दोनों सिरे में क्या है उसको बांध दिया, और फिर उस रस्सी से एक पुली, राइट, जो है लटका दी, जो कि साथ ही साथ में क्या है, रस्सी पर ही ऐसे चल सकती थी। और फिर इस पुली से जो डगलस है उसके कमर में बेल्ट से उसको बांध दिया, ताकि वो तैरता भी रहे और ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से, है ना, उस पुली के माध्यम से क्या किया जाए, उसको ऊपर खींचा जा सके। तो इस प्रकार से रस्सी यूज़ किया था, बेल्ट यूज़ किया था, टू मेक हिम क्रॉस द पोल, ताकि उस तालाब को वो क्रॉस करवा सके। टॉट हिम, उसको उसने सिखाया करेक्ट ब्रीदिंग, कि किस तरह से
सही ब्रीदिंग करते हैं, अर्थात पानी के अंदर जब हम होते हैं तो कैसे सांस लेते हैं, उसको उसने सिखाया कि कैसे हमें इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, सांस लेना है और सांस छोड़ना है पानी में, ताकि तैरने में कोई असुविधा ना हो और सफोकेशन भी ना हो, राइट। अंडर वाटर, पानी के अंदर उसने सिखाया उनको स्टेप बाय स्टेप, एंड मेड हिम प्रैक्टिस, और ये भी अभ्यास करवाया उनको लेग किकिंग कि किस तरीके से हम पैर चलाते हैं, है ना। एंड कोऑर्डिनेटेड स्ट्रोक्स फॉर मंथ्स, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रोक्स फॉर मंथ्स टिल फियर लेफ्ट हिम, और उन्होंने क्या किया, तैराकी के हर एक जो है तरीके सिखाए कि किस तरीके से हम चेस्ट के बल और कैसे हम फ्लैट होकर के राइट हैंड लेफ्ट हैंड कैसे सीखेंगे, तैरेंगे, ये सारी जो है उसने उनको ट्रेनिंग दी कई महीने तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वाई डिड द पेडलर, क्यों पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रैट ट्रैप, पेडलर जो है संसार को एक रैट ट्रैप क्यों मानता था, ठीक है, क्यों मानता था संसार को रैट ट्रैप मतलब चूहादान क्यों मानता था पेडलर। दरअसल पेडलर जो वेगाबॉन्ड था, क्या कर रहा था, वो अपनी रैट ट्रैप्स को बेचने के लिए गांव गांव जाता था, और कभी कभी उसके जो रैट ट्रैप्स हैं वो बिक जाते थे, कभी कभी नहीं बिकते थे। जब नहीं बिकते थे, चूंकि भूख लगी होती थी, खाने पीने को कुछ नहीं होता था, जब नहीं बिकता था, इसलिए उसकी उस वह क्या है, भूख को अपने अवॉइड करने के लिए, ताकि वो फील ना हो सके उस समय, वो कहीं न कहीं विचारों में डूब जाता था, सोचने लगता था। तो इसका एक पास टाइम बना हुआ था कि वो सोचता था कि जिस तरह से ये चूहेदान है, चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, जो काम कर रहा है व्यक्ति उसके इर्द-गिर्द की चीज़ों के विषय में ही सोचेगा। तो वो रैट ट्रैप्स बेचता था, तो रैट ट्रैप्स के बारे में ही वो सोचने लगा, राइट? सोचने लगा कि देखो जिस तरह से एक रैट ट्रैप होता है और उसमें जो एक चूहा होता है, वह इस लालच में आकर के कि उसको रोटी का टुकड़ा दिखाई पड़ता है, पनीर का टुकड़ा दिखाई पड़ता है, और उसकी तरफ वो जैसे बढ़ता है और बस वो चूहेदान में फंस जाता है, और हमेशा हमेशा के लिए या तो वो उसी में क्या है उसकी डेथ होती है, या फिर उसी में वो फंसा रहता है जब तक उसको बाहर ना निकाला जाए, राइट। तो इसी तरह से उसने देखा कि जो इंसान है, इंसान की भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होता रहता है। वो किसी न किसी प्रकार के लालच में आकर के वह अपने जीवन को कन्फाइन कर लेता है, लाइफ में उसको जो है कन्फाइनमेंट मिलता है, ठीक है। और इसी विचार ने उसको आइडिया दिया, द पेडलर कंसीडर्ड, इसीलिए उसने सोचा कि जो द वर्ल्ड है, द पेडलर कंसीडर्ड द वर्ल्ड, वो सोचता था संसार को और रैट ट्रैप्स का सोच मानता था कि संसार भी एक रैट ट्रैप है, बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्ड मटेरियल, ये उपलब्ध कराता है क्या, मटेरियल, टेम्पटेशंस, लालच देता है, लाइक बेट, जैसे कि बेट हो गया मतलब खुशी कोई चारा, जैसे जो चूहा पकड़ने के लिए उसमें हम लगाते हैं छोटी छोटी रोटी के टुकड़े, तो उन्हें क्या कहेंगे, चारा। हुएवर वाज टेम्प्टेड बाय रिचेस, है ना, कोई जो है किसी न किसी रिचेस से फंस जो है वो ललचा जाता है, किसी प्रकार की संपदा, है ना, प्रॉपर्टी, धन के लिए वो ललचा जाता है, टेम्प्टेड होता है। एंड कंफर्ट्स, कभी कभी व्यक्ति क्या है, आराम के लिए, है ना, कहीं पर वो व्यक्ति जा रहा है और देखा कि हमें ये बाग है या कोई चीज़ है, सोचा कि हम आराम कर लेते हैं, और वहाँ पर आराम के बजाय उसको लेने के देने पड़ गए। तो इस तरह से व्यक्ति क्या है, लालच में पड़ जाता है। तो जिस तरह से लालच की वजह से एक चूहा उसमें फंस जाता है, इसी तरह से व्यक्ति भी, इंसान भी वो फंसता रहता है। कंफर्ट गॉट ट्रैप्ड, और जैसे ही वो अपने इस बेट की तरफ बढ़ता है, लालच में बढ़ता है आगे, और बस वो ट्रैप्ड हो जाता है, ऊपर से जो है ना, उसको जो है कन्फाइन कर दिया जाता है, ठीक है, इन सफरिंग, और फिर वो झेलने लगता है, उसको कष्ट झेलने पड़ते हैं, एंड कुड नॉट इजली स्केप, और फिर आसानी से उसमें से निकल नहीं पाता है, ठीक है। इसको इस तरह से समझें कि जैसे आप मान लेते हैं जा रहे हैं, थके हारे हैं, और आपने कहीं पर बाघ देखी, और बाघ, चूँकि आप थके हैं, हारे हुए हैं, है ना, अब भूखे हैं, प्यासे हैं, आपको छाँव की तलाश थी, और आपने देखा कि यहाँ पर बहुत अच्छा बगीचा है, जिसमें चारों तरफ जो है फल भी लगे हुए हैं और खाने पीने की भी चीज़ें हैं, और बिना कुछ सोचे समझे आप उसकी तरफ बढ़े,
ठीक है, और वहाँ पर एंट्री कर लेते हैं और पता चला वहाँ का जो मालिक है उसने आप पर क्या है आरोप लगा दिया कि आप चोरी कर रहे थे, राइट, और उसने आपको उस रोटी के टुकड़े की वजह से पुलिस के हवाले कर दिया और फिर आपको पता चला ज़िंदगी भर उसी में रहना पड़ गया। इस प्रकार से जो है देखा जाए तो इंसान का जीवन भी एक किसकी तरह है ना, वह एक जीवन चूहे की तरह है और संसार एक रैट ट्रैप की तरह है जिसमें इंसान चूहे की तरह ही फंस जाता है और फिर वह चाह करके भी उसमें से निकल नहीं पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब? साहब ने क्यों जॉब ज्वाइन किया था, है ना, एट द मिल्क बूथ? उसने जो है जॉब मिल्क बूथ पर नहीं, वो टी स्टॉल पर उसने काम शुरू किया था और दरअसल टी स्टॉल्स के मालिक ने ही उसको कहाँ भेजा था, मिल्क बूथ पर भेजा था। किस लिए? मिल्क लाने के लिए। साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ नहीं, टी स्टॉल। कहाँ पे उसने शुरू किया था जॉब? टी स्टॉल पे, राइट। आउट ऑफ शेयर पॉवर्टी, ताकि वो उस भीषण गरीबी से निकल सके। किस लिए उसने ज्वाइन किया था? ताकि वो उसकी जो आमदनी होती है 1-2 रुपया उस कूड़ा बीनने से मिल तो जाता है, लेकिन उससे पेट भी नहीं भर पाता है, बचना तो अलग की बात है। इसलिए उस दरिद्रता से गरीबी से निकलने के लिए निकलना चाहता था। इसीलिए वो एक जॉब की तलाश में था। जब उसको जॉब मिल गई वहाँ पर, तो वहाँ पर पर्याप्त भोजन भी मिलने लगा, 2 टाइम का भोजन खाना भी मिलता था और अच्छा पैसा भी मिलने लगा था, ठीक है। फिनेंशियल नेसेसिटी, ताकि उसकी जो आर्थिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके। टू सपोर्ट, जिससे वो क्या करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा, राइट। इवन दो द मिराज मीगर फिक्स्ड वेज कॉस्ट, है ना, यद्यपि वहाँ पर उसकी जो मालिक था वो क्या करता, उसने क्या किया था, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो आमदनी थी वो फिक्स्ड थी। हिम हिज फ्रीडम एज एन इंडिपेंडेंट, फिक्स्ड वेज कॉस्ट हिम हिज फ्रीडम। वह उसके जो मिलने लगा था, पैसा मिलने लगा था वहाँ पर, उसकी जो आमदनी थी वो तो बढ़ गई थी, जाहिर सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रीडम थी, क्या थी, फ्रीडम। पहले जो निकलता था कूड़ा बीनने के लिए, भले कुछ मिले या ना मिले, लेकिन उसके चेहरे पर चहक होती थी, आज़ादी होती थी। कहीं पर वो खेलने लगता था जहाँ चाहता था, और जहाँ चाहता था खड़े होकर के कोई भी तमाशा हो रहा है, खेल हो रहा है, उसको वह देखने लगता था। और शाम को मतलब 2-4 रुपए भी यदि मिल जाते थे तो उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। लेकिन बाद में जब ये टी स्टॉल पे काम करने लगा, है ना, तो उसको पैसा तो मिलता था, ठीक है, फिक्स पैसा मिलता, फिक्स्ड वेज मिलता था, भले थोड़ा हो कम हो, ठीक है। इवन दो द मीगर, भले ये कम हो पैसा, लेकिन वो फिक्स्ड था, मतलब तय था कि हाँ मिलेगा। पहले क्या होता था, तय नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिला, कूड़े में कुछ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता था। लेकिन अब फिक्स्ड हो गया था इनकम, राइट, हिम हिज फ्रीडम। लेकिन इसकी वजह से उसकी जो स्वतंत्रता है वो छीड़ हो गई थी। एन इंडिपेंडेंट रैक पिकर, क्योंकि इसके पहले वो स्वतंत्र एक रैक पिकर था, वो कूड़ा बीना करता था, अब ऐसा नहीं रह गया है, राइट। हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? मुकेश कौन था, अगला क्वेश्चन आपका है। मुकेश कौन था, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं थी, मतलब वो जीवन में क्या कुछ पाना और बनना चाहता था। मुकेश इज़ अ यंग बॉय, ये किस चैप्टर से है, उसी लॉस्ट स्प्रिंग से है, लेकिन ये मुकेश से संबंधित है, जो सेक्शन 2 है मुकेश की कहानी उससे संबंधित है। मुकेश कौन था? मुकेश इज़ अ यंग बॉय, वह एक युवा लड़का है, फ्रॉम फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग कम्युनिटी। वो कहाँ से संबंधित है, वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो फिरोजाबाद की जो चूड़ी बनाने वाले लोग हैं, परिवार हैं, उनसे आता है। एंड हिज एम्बिशन इज़ टू, राइट, वो क्या बनना चाहता है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है? ब्रेक फ्री फ्रॉम, हिज एम्बिशन इज़ टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दी हेरिडेटरी वर्क। वो परंपरागत
हेरिडिटरी मतलब जो उसका ट्रेडिशनल प्रोफेशन है, मतलब माता पिता पीढ़ी दर पीढ़ी से जो चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, उस ट्रैक से बाहर निकलना चाहता था। वो लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा था कि कुछ अलग किया जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया जाए, राइट। हालांकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, वो कोई अद्वितीय चीज़ नहीं है, लेकिन वो अपने उस पारिवारिक पृष्ठभूमि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, चाह रहा था, एंड बिकम अ मोटर मैकेनिक। और वो क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक। इवन ड्रीमिंग ऑफ अ ड्राइविंग अ कार। हालांकि उसके साथ ही साथ में वो क्या है, वह एक कार को भी ड्राइव करना चाहता था। उसका सपना था कि कुछ ऐसा हो कि उसके जीवन में, है ना, कि वो आगे चल कर के वो कार चला सके, उसके पास कार हो, या कार कम से कम चलाने के लिए हो। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर? फिर से ये क्वेश्चन आपका आ रहा है आपके उसी चैप्टर से, द रेड ट्रैप से। हु वाज द रेड ट्रैप सेलर कौन था? हाउ डिड ही मेट देम, है ना। और वो रेड ट्रैप्स कैसे बनाता था, इसे आपको बताना। द रेड ट्रैप सेलर वाज अ पुअर, एक गरीब होमलेस, जिसके पास ना तो घर था, वेगाबॉन्ड, वो आवारा, मतलब उसका कोई ठिकाना, एक ठिकाना नहीं था। दर बदर मीन्स कभी यहाँ रुकना कभी वहाँ रुकना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? वेगाबॉन्ड। वो एक वेगाबॉन्ड था। हु वंडर, टहलता रहता था, घूमता रहता था, सेलिंग, बेचते हुए क्या? रेड ट्रैप्स, अपनी रेड ट्रैप्स को बेचता था। और रेड ट्रैप्स बनाता कैसे था? ही क्राफ्टेड देम, उन्हें वो बनाता था फ्रॉम वायर्स, तार से, कलेक्टेड फ्रॉम हियर एंड देयर, जिसको वह इधर उधर से क्या है, इकट्ठा करके लाता था, ठीक है। ही बेग्ड एंड समटाइम्स स्टोल फॉरवर्ड। अब क्या है, आपका आंसर यहाँ तक हो चुका है, अब आप इसको हटा दें फिलहाल। ही बेग्ड एंड समथिंग स्टोल, कभी कभी क्या होता था कि जब उसको कुछ नहीं मिलता था, मतलब उसके रेड ट्रैप्स नहीं बिकते थे, तो उसको भीख मांगनी पड़ती थी अपने पेट पूजा के लिए। एंड समटाइम्स स्टोल फॉर फूड, खाना के लिए, खाने के लिए जो है क्या करना पड़ता था? छोटी छोटी चोरी करनी पड़ जाती थी। एंड हिज फिलॉसफी अबाउट, है ना, उसकी फिलॉसफी तो थी ही कि क्या सोचता था कि संसार क्या है? द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप केम फ्रॉम हिज ओन हार्डशिप, है ना। तो कहीं ना कहीं जो फिलॉसफी है वो किसका एक किसका जो है, कहाँ से उत्पन्न होती है, मीन्स उसकी इंस्पिरेशन, उसकी फिलॉसफी की कहाँ आती है? उसकी ही रेड ट्रैप से आती है। किससे आती है? रेड ट्रैप से आती है, जो उसको बेचता था। फिलॉसफी क्या थी? कि संसार एक स्वयं अपने आप में एक रेड ट्रैप है, ठीक है। ये विचार उसके दिमाग में कहाँ से आया? वो जो रेड ट्रैप्स बेचता था उसी से आया। व्हाट वाज द यूनिक इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज? यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आता है लॉस्ट स्प्रिंग से, पूछा जा रहा है क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज? गार्बेज का इम्पोर्टेंस क्या था? फॉर द चिल्ड्रेन, है ना, फॉर द चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, सीमापुरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो गार्बेज का इम्पोर्टेंस जो है वो क्या था? फॉर द चिल्ड्रेन, उन बच्चों के लिए। आप सीमापुरी, कहाँ के? सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज इज लाइक अ मिस्टीरियस ट्रेजर, एक रहस्यमयी खजाने की तरह था, ठीक है, एक रहस्यमयी खजाने की तरह था। दैट में कंटेन, क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता था कि शायद इस गार्बेज में कंटेन कॉइन्स, कोई सिक्के होंगे, पैसे होंगे, हो या ना हो, लेकिन बच्चे तो कहीं ना कहीं उम्मीद रखते थे, और उनको लगता था कि इसमें सिक्के मिलेंगे और यूज़फुल थिंग्स। सिक्के नहीं मिले तो कुछ मूल्यवान चीज़ मिल सकती है, कोई लोहे का पीस मिल सकता है, टुकड़ा मिल सकता है, प्लास्टिक का मिल सकता है, जिसे बेच करके हम पैसे प्राप्त कर सकते हैं। भले वो कम, बहुत ही कम पैसे हों, लेकिन वो देखा जाए तो उनके लिए, है ना, एक सोने की तरह थे, मतलब गोल्ड की तरह ही थे। वाइल फॉर देयर पेरेंट्स इट इज़ गोल्ड, राइट। तो ये बच्चों के लिए वो क्या था? वाइल फॉर देयर, बच्चों के लिए वो क्या था? ट्रेजर था, मिस्टीरियस ट्रेजर था। वाइल, जबकि देयर पेरेंट्स इट इज़ गोल्ड बिकॉज इट प्रोवाइड्स डेली फूड, है ना। ये बहुत ही कीमती हुआ करता था उनके एल्डर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि भले वो आप
हम कॉमन लोगों के लिए वो कूड़ा हो, लेकिन सीमापुरी के इन रैग पिकर्स लोगों के लिए वह क्या था, गोल्ड था, क्योंकि उसी से उनका जीवन यापन होता है। बिकॉज इट प्रोवाइड्स डेली फूड, क्योंकि उनसे उनका परिवार चलता, इनकम एंड अ प्लेस टू लिव, और इसी से वो जी पाते हैं, रह पाते हैं, है ना, उनका घर द्वार चलता है। वाई डिड गांधी चाइड द लायर्स? गांधी ने वकीलों को क्यों फटकारा था? वाई डिड गांधी जी चाइड द लायर्स? वकीलों को गांधी ने क्यों सब फटकारा था? गांधी जी चाइडेड द लायर्स, गांधी जी ने जो वकील थे उनको फटकार लगाई, डांटा था। जब यहाँ से जो मुजफ्फरपुर होते हुए गांधी जी जब पहुँचे चंपारण, तो सबसे पहले गांधी जी ने योजना बनाई थी, मतलब उन्होंने प्लान बनाया था कि हम क्या करेंगे, वहाँ के लोकल जो लायर्स होंगे उनसे हम मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि ताकि जो वैधानिक चीज़ें हैं, स्टेप्स हैं, उनको कैसे वहाँ उठाया जाएगा, ताकि हम एविडेंस इकट्ठा कर सकें उस समय की सरकार के खिलाफ। क्योंकि अंग्रेज़ों की सरकार हुआ करती थी उस समय, तो उनसे सीधे तौर पर बिना साक्ष्यों के बहस करना या बात करना बेवकूफ़ी थी। गांधी जी पढ़े लिखे हुए थे, स्वयं बैरिस्टर हुआ करते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वकीलों से मुलाकात की सबसे पहले, जिसमें नाम आता है राजेंद्र प्रसाद का उस समय के, राइट। तो और साथ ही साथ में वहाँ के अन्य वकीलों को उन्होंने फटकार लगाया कि कहा, आप इतनी जो फीस जो है ग्रामीणों से, सिर्फ क्रॉपर से, जो छोटे छोटे किसान हैं, उनसे आप क्यों लेते हैं? यदि आप अपने रेट को, अपनी फीस को कम कर लेंगे तो वह अपने मुकदमों को यहाँ पर लड़ सकेंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने फटकार लगाया था। चंपारण फॉर चार्जिंग हाई फीस, क्योंकि वे लोग क्या कर रहे थे, वकील हाई फीस ले रहे थे फ्रॉम पुअर पीजेंट्स, इन गरीब किसानों से, पीजेंट मतलब किसानों से, एंड फॉर बीइंग रेडी टू लीव व्हेन ही वाज ऑर्डर टू गो। और चंपारण फॉर चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम पुअर पीजेंट एंड फॉर बीइंग रेडी टू लीव व्हेन ही वाज ऑर्डर टू गो, वो तैयार थे छोड़ने के लिए जब उनको आदेश दिया गया कि वो जाएं। ही फेल्ट दे शुड स्टे, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया कि उन्हें ठहरना चाहिए, शुड स्टे एंड सर्व द ऑप्रेस्ड फार्मर्स सेल्फलेसली, है ना। उन्होंने, गांधी जी ने महसूस किया कि दे शुड स्टे, उन्हें ठहरना चाहिए, एंड सर्व, सेवा करनी चाहिए, द ऑप्रेस्ड फार्मर्स, किसकी, जो परेशान दलित किसान हैं, है ना, उनकी, सेल्फलेसली मतलब बिना किसी जो है लालच के, है ना, क्या करें, मदद करें, ऐसी, ऐसा गांधी जी ने आदेश दिया, मतलब कहीं ना कहीं अपील की उन वकीलों से कि वो उन लोगों के फेवर में रुकें, और जो सताए हुए लोग हैं। वाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, जो सीमापुरी के बच्चे हैं, स्टे बेयर फुट, वो नंगे पाँव क्यों रहते थे? द चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयर फुट मेनली, जो सीमापुरी के बच्चे थे वो इसलिए नंगे पाँव रहते थे बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, अत्यधिक गरीबी की वजह से वो नंगे पाँव थे, ये हकीकत है, वास्तविकता यही है। सम इवन कॉल इट अ ट्रेडिशन, हालांकि उनमें से फॉल्स एक्सप्लेनेशन बच्चे देते थे, क्या क्या कहते थे, कुछ लोगों का कहना था कि ये ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा की वजह से बच्चे पहनते नहीं हैं चप्पल, ना कि गरीबी की वजह से, टू गो बेयर फुट। बट द आथर सेज, लेकिन आथर ये मानता है, दिस ओनली हाइड्स देयर क्रॉनिक लेक ऑफ मनी फॉर शूज, ठीक है, लेकिन कहा जाए यह एक फॉल्स एक्सप्लेनेशन है कि उनके पास पैसे की वजह से नहीं वो चप्पल पहने हुए हैं, बल्कि काहे की वजह से पहने हुए हैं, बिना चप्पल के हैं, वो वहाँ की परंपरा है। व्हाट आर दी हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो ग्लास बैंगल, व्हाट आर द हैजार्ड्स, क्या परेशानियाँ, क्या खतरे हैं, क्या नुकसान है, आप वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, जो ग्लास बैंगल इंडस्ट्री है उसमें काम करते हुए, करने के क्या खतरे हैं? वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करना इस हैजार्डस मतलब डेंजरस है, बिकॉज
वर्कर्स सिट इन, क्योंकि जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स हैं, लोग हैं, सिट इन डार्क, वो अंधेरे में उनको रहना पड़ता है। एयरलेस, जहाँ पर ना तो हवा पानी जाता है, रूम्स छोटे छोटे सेल्स हैं, राइट, कमरे हैं। नियर हॉट फर्नेसेस, कहाँ बैठना पड़ता है, गर्म भट्टियों के सामने। इनहेल हार्मफुल फ्यूम्स, जब वो सांस लेते हैं तो वहाँ का जो केमिकल है वह बहुत जो खतरनाक है वह भी उनके, है ना, अंदर चला जाता है फेफड़ों तक। सफ़र फ्रॉम आई, और इसके अलावा क्या होता है, डिम लाइट होने की वजह से उनकी जो आँखें हैं, ठीक है, वह प्रॉब्लम्स है, उनमें समस्या आती है। एंड अर्ली ब्लाइंडनेस, और बहुत ही जल्दी क्या है वो ब्लाइंड हो जाते हैं। एंड रिमेन ट्रैप्ड इन लाइफ लॉन्ग पॉवर्टी, और हमेशा पूरा जीवन जो है फंसे रहते हैं किसमें, उसी गरीबी के कुछ चक्र में फंसे रहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी के इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, डू अपार्ट फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते थे। मतलब यहाँ पे सभी इनहेबिटेंट्स, निवासियों की बात की जा रही, जो सीमापुरी में रहने वाले लोग हैं, वो अपनी आजीविका के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या करते थे। तो सीधी बात है, वो क्या करते थे, रैक पिकर्स थे, रैक पिकिंग करते थे। द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी शर्व द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के जो इनहेबिटेंट्स हैं, सर्वाइव मेनली बाई, है ना, रहते हैं मुख्य रूप से काहे किससे, किसके माध्यम से, बाय रैक पिकिंग, मतलब उनकी जो सर्वाइवल है, उनका जो जीवन यापन है वो किसके द्वारा होता है, रैक पिकिंग, मतलब कूड़ा बीन करके होता है। दे सॉर्ट कलेक्ट एंड सेल गार्बेज, वो क्या करते हैं, गार्बेज को सॉर्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एंड उसे फिर बेच देते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें, राइट, जो उनके बिकने लायक होती हैं। सेटिंग अप, फिर सेटिंग करते हैं, हट्स छोटे छोटे सेट करते हैं, मतलब तंबू बना करके रहते हैं, हट्स बनाते हैं। वेयर एवर दे कैन फाइंड, जहाँ उनको थोड़ी सी जगह मिल जाती है शहरों में, वहाँ पर, वहीं पर वो तंबू बना लेते हैं, भले वहाँ पर जो है गार्बेज, ड्रेनेज, है ना, या फिर जो है डर्टी वाटर क्यों ना होता, मतलब कहने का है इनके लिए कोई सेफ जगह नहीं होती है, कोई साफ़ सुथरा जगह नहीं होती है जहाँ पर इनको जहाँ पर ये रह सकें। उन्हें गंदे पानी के जहाँ पर बहता है वहाँ पर उनको रुकना पड़ता है, उनका टेंट बना जो है बना करके रहना पड़ता है। अ सोर्स ऑफ रिफ्यूज़ दैट, ये रिफ्यूजियों का, रिफ्यूज़ का मतलब ये जो ये बाहर के आए हुए जो शरणार्थी लोग हैं उनके लिए, दैट विल फीड देयर फैमिलीज, और इसी से क्या होगा, उनके परिवार का पालन पोषण होगा, राइट। कहने का मतलब है मेन सोर्स क्या है उनका, रैक पिकिंग होती है। क्या होती है, रैक पिकिंग, उसी के माध्यम से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। व्हाट डिड गांधी डू फॉर चंपारण, चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया था। इन चंपारण गांधी जी इन्वेस्टिगेटेड, गांधी जी ने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन किया, जानकारी इकट्ठा की, इंडिगो पीजेंट्स, रिलेटेड टू द इंडिगो पीजेंट्स, जो इंडिगो के किसान थे उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की। ठोस, है ना, जो उनके कागजात थे जिन पे साइन किए गए थे, अंग्रेज़ों के ने जो उनसे कांटेक्ट करवाया था उनको मंगवा करके देखा। ग्रीवेंसेस, उनकी जो क्या क्या तकलीफ़ें हैं उनको समझा, इन्वेस्टिगेट किया। ऐसे नहीं कि किसी ने कहा राजकुमार शुक्ला जो उनको बुला करके लखनऊ से ले आया, गांधी जी ने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। गांधी जी ने सिस्टमेटिक तरीके से जो है पहले सिचुएशन को समझा, अध्ययन किया, उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरीज, है ना, इंक्वायरी की, एंड लेटर स्टार्टेड, बाद में उन्होंने शुरू किया, स्टार्टेड स्कूल्स, है ना, क्या क्या वहाँ पर, मतलब जब समस्या का समाधान हो गया वहाँ पर किसानों का, उसके अलावा, ठीक है, स्कूल के लिए भी उन्होंने मुहिम चलाई, हेल्थ के लिए मुहिम चलाई, हाइजीन, स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि वहाँ की जो लोकल की जो स्थिति थी बहुत ही भयावह थी, है ना, ना कोई पढ़ाई लिखाई संबंधित शिक्षा का कोई, मतलब बहुत ही बैकवर्डनेस थी। उसको देख करके गांधी जी को वहाँ पर ठहरना पड़ा, और स्कूल से संबंधित, हेल्थ केयर से संबंधित, हाइजीन, साफ सफाई संबंधित उन्होंने अभियान चलाए, प्रोग्राम्स और बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम किए। 10 इनिशिएटिंग
इस प्रकार से गांधी जी ने पहल की, किस चीज़ की? सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रिफॉर्म, है ना, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधार की पहल उन्होंने की। इन एडिशन टू सिक्योरिंग जस्टिस फ्रॉम प्लांटर्स, उन्होंने जो प्लांटर्स थे ना, जो जो मालिक थे किसके, इंडिगो के, उनसे इन लोगों को न्याय तो दिलवाया ही, किसानों को। उसके अलावा गांधी जी ने वहाँ पर क्या क्या सुधार के लिए काम किया? इस शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, है ना, साफ सफाई के क्षेत्र में भी गांधी जी ने जागरूकता के लिए बहुत सारे अभियान चलाए, राइट। होम डिड यम हैमल ब्लेम फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन, यम हैमल ने जो है किसको ब्लेम किया कि उन्होंने सही ध्यान नहीं दिया है? टू द स्टडी ऑफ फ्रांसीसी भाषा के को सीखने के लिए कभी सही से ध्यान नहीं दिया है। किसको उन्होंने ब्लेम किया था? एम हैमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमल ने सबसे पहले तो अपने को ही उन्होंने क्या किया? ब्लेम किया। द पेरेंट्स एंड फ्रांस, और साथ ही साथ में पेरेंट्स मतलब गार्जियन को भी, राइट, जो बच्चे हैं उनके गार्जियंस को भी, कि वो अनअवेयर रहे, हमेशा उन्होंने केयरलेसनेस दिखाई है, अपनी भाषा को कभी सीखने के लिए तवज्जो ही नहीं दी कि उसकी कितनी आवश्यकता है, अभी तक बड़ी लापरवाही की गई, ऐसा ब्लेम लगा रहे हैं एम हैमल, है ना, फ्रांस टू। और साथ ही साथ में फ्रांस ने तो कभी, है ना, फ्रांसीसी भाषा को सीखने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं महसूस हुई, राइट। पेरेंट्स सेंड चिल्ड्रन, माता पिता फॉर्मेलिटी के लिए क्या करते हैं? बच्चों को भेज देते हैं। कहाँ? मतलब स्कूल भेजते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ भेजते हैं? काम के लिए। ही ओपन गिव हॉलीडेज, इस टीचर कहता है कि कभी ज़्यादातर वो खुद जो है बच्चों को क्या करता था? छुट्टियाँ दे देता था। और सेंट देम टू वाटर हिज प्लांट्स, ठीक है, और क्या करता था कि उसी के प्लांट्स को क्या करने के लिए? पानी देने के लिए। मतलब बच्चे पढ़ने आए हैं, मास्टर साहब ने क्या किया? उनको पौधों में पानी लगाने के लिए भेज दिया, लगा दिया। मतलब वैसे तो टीचर वो क्या है, किसके चीज़ सब्जेक्ट के थे? फ्रेंच लैंग्वेज के, लेकिन बच्चों को शायद उन्होंने इतनी गंभीरता से कभी पढ़ाने का बेड़ा नहीं उठाया। वो अपने आप को उसमें पर दोषी ठहरा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में ये यह एक तरीका है। अब जैसा कि वो कह रहे हैं तो वो हो सकता है उतने स्तर की उनकी लापरवाही ना रही हो, लेकिन चूंकि वहाँ पर वो स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे हैं, वो गार्जियंस वहाँ पेरेंट्स पर जो विलेजर्स हैं उनको क्लास में संबोधित कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो उनकी एक हम्बलनेस को शो करता है कि वो उन्होंने स्वयं को भी उसमें सम्मिलित कर लिया, कि वो उन्होंने भी लापरवाही दिखाई है, बच्चों को सिखाने के बजाय उनसे कभी कभी वो काम करवा लेते थे, ठीक है, ताकि एहसास हो सके वहाँ के उपस्थित लोगों को कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। उन्होंने कभी फ्रांस अपनी भाषा को इतनी तवज्जो नहीं दी कि किस तरह से उसको सीखा जाए। और अब तो उनको उनसे ये अधिकार ही छीन लिया जा रहा है कि वो फ्रांसीसी भाषा सीख सकें। हैड कॉन्स्टेंटली पोस्टपोन्ड लर्निंग, हमेशा क्या करते रहे? पोस्टपोन करते रहे कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। इस तरीके से लर्निंग फ्रांसीसी भाषा सीखने के लिए हर किसी ने क्या किया है? टालते रहा है। मतलब चाहे वो गार्जियन हो, पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, सब ने लापरवाही दिखाई है और कल सीखेंगे, परसों सीखेंगे, इस तरह से पोस्टपोन करते रहे हैं। बहुत बड़ी ब्लंडर हुई है लोगों से। वाट वॉज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, बचपन की जो इंसिडेंट थी, घटना थी, दैट मेड डगलस, जिसने डगलस को क्या कर दिया? डरा दिया। ऑफ वाटर, मतलब जिसकी वजह से पानी से डगलस बहुत ही डरने लगा, उसके बारे में बताना है। एज ए चाइल्ड एट द कैलिफोर्निया बीच, कैलिफोर्निया बीच पर, है ना, एक बच्चे के रूप में पावरफुल वेव नॉक्ड, मतलब जब ये डगलस एक छोटा बच्चा था, महज 3-4 साल का, तो कैलिफोर्निया बीच पर क्या होता है? एक बहुत ही पावरफुल वेव आती है समंदर की, ठीक है, वो नॉक करती है किसको? डगलस को, उसे धकेल देती है डाउन नीचे, एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और फिर उसके ऊपर से वो निकल जाती है। दिस फर्स्ट फ्राइटनिंग
एक्सपीरियंस, ये पहला जो डरा देने वाला अनुभव था, बिगेन हिज डीप लास्टिंग फियर ऑफ वाटर, इसी ने लेखक को क्या किया है, पानी से डर पैदा कर दिया, तभी से पानी से डरने लगा था। वाट वाज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, बचपन की कौन सी घटना थी, दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिससे वो पानी से डरने लगा था। तो ये पहली घटना थी जब से वो डरने लगा था। उसके बाद वो दूसरी घटना घटती है जहाँ पर वह एक बुली बॉय के द्वारा पानी पॉन्ड में फेंक दिया जाता है, जिसमें वो बिल्कुल डूबते डूबते बचता है। ठीक है, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैक पिकर्स एट सीमापुरी, सीमापुरी के जो रैक पिकर्स हैं उनके जीवन के बारे में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। इससे संबंधित अभी हमने पढ़ लिया है पिछले क्वेश्चन में, फिर भी हम देखते हैं। द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, जो सीमापुरी के जो रैक पिकर्स हैं, लिव इन, रहते हैं इन मड स्ट्रक्चर्स, कहाँ पर रहते हैं, जो मिट्टी से बने हुए क्या उनके घर हैं उसमें रहते हैं, मतलब उनके पास कोई पक्का मकान नहीं। विदाउट सीवेज, ना तो वहाँ पर सीवेज है की व्यवस्था है, वाटर और सैनिटेशन, ना तो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, ना तो वहाँ पर पानी निकास की कोई व्यवस्था है। दिस सर्वाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ, है ना, बड़ी मुशक्क़त का जीवन जीते हैं ऑन गार्बेज, और उनका जीवन पूरा किस पर निर्भर करता है, गार्बेज पर, मतलब कूड़ा बीनने पर उनका जीवन निर्भर करता है। लैकिंग, हैंड टू माउथ का मतलब बड़ा कठिनाई का जीवन जीते हैं। ऑन गार्बेज मतलब क्या है, गार्बेज पर उनका, अर्थात उनकी जो जीविका का स्रोत है वो क्या है, गार्बेज है। लेकिन एजुकेशन, ना तो उनके पास शिक्षा है, सिक्योरिटी है, ना तो किसी, है ना, उनके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है, राइट, स्टेबल, और ना तो उनके जीवन में कोई स्टेबिलिटी है कि आज यहाँ पर हैं तो कल कहाँ होंगे, उनको स्थान भी बदलना पड़ जाता है सिचुएशंस के हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट, है ना, उनके पास कोई स्टेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि जो उसमें वो लग जाएं और स्किल अपनी जो है बढ़ाते रहें। ठीक है, उनका रैक पिकिंग का ही काम है, इसके अलावा कोई दूसरा एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं होता। येट क्लिंज टू होप, फिर भी वो चिपके रहते हैं, क्लिंज मतलब चिपके रहते हैं, टू होप, उनको उनमें ये उम्मीद बनी रहती है ऑफ फाइंडिंग गोल्ड, कि शायद उनको गोल्ड मिल जाए, मतलब कूड़े में कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि उसको बेच करके वो अपना घर चला सके। इन ट्रैश, राइट, उनको कूड़े को हटाते हटाते। व्हाट हैपन व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या घटित होता है जब चर्च की घड़ी में जो है 12 बज गए। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 इन रैट ट्रैप, द पेडलर सिटिंग बाय द आयरन मास्टर्स क्रिसमस ट्री, जैसे ही 12 बजते हैं जो पेडलर था जो कहाँ बैठा हुआ, आयरन मास्टर के क्रिसमस ट्री के पास बैठा हुआ है। फेल्ट अ स्ट्रेंज पीस, है ना, कैसी महसूस करता है वो, एक बड़ी विचित्र शांति महसूस करता है। अर्थात यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो जैसे ही 12 बजते हैं तो पेडलर जो क्रिसमस ट्री के पास बैठा था, ठीक है, उसको बड़ी ही शांति महसूस होती है। लेटर, बाद में, एट द मिल, मिल पर, द साउंड आल्सो मार्क्ड हिज मोमेंट ऑफ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन, द साउंड आल्सो मार्क हिज मोमेंट ऑफ टेम्पटेशन, कि उसका जो क्षण था, एट द मिल, द साउंड आल्सो मार्क, उस वही आवाज़ जो है इस चीज़ को संकेत करती है, मार्क करती है कि हिज मोमेंट ऑफ टेम्पटेशन एंड कन्फ्यूजन, की वह कन्फ्यूज्ड है, कि वो ललचाया हुआ है। ठीक है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, चंपारण गांधी जी कैसे पहुँचे। वाट ही फाउंड देयर, उन्होंने वहाँ पर क्या पाया। एंड वाट डिड ही प्लान फॉर फ्यूचर एंड प्रोसीडिंग, मतलब आगे के लिए उन्होंने क्या तैयारियां की, राइट। गांधी जी रीच चंपारण एट द इंसिस्टेंस ऑफ राजकुमार शुक्ला, गांधी जी राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर वहाँ पहुँचे। एंड फाउंड पीजेंट्स ऑप्रेस्ड बाय इंडिगो, देखा कि वहाँ के जो किसान हैं वो ऑप्रेस्ड हैं, सताए गए हैं, है ना, उन पे जुल्म किया गया है। बाय इंडिगो प्लांटर्स, जो इंडिगो के प्लांटर्स हैं, मतलब मालिक हैं। थ्रू अनफेयर शेयर क्रॉपिंग्स, मतलब उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, ठीक है, उनके उनसे जो जबरन
शाइन करवाया गया है, जो उनसे कांटेक्ट करवाया गया है, एग्रीमेंट करवाए गए हैं, वो बहुत ही एक पक्षी हैं, राइट। उनके साथ चीटिंग हुई है। ही प्लान्ड लीगल इंक्वायरी, इसीलिए गांधी जी ने इसमें लीगल इंक्वायरी की प्लानिंग की, मतलब योजना बनाई। मास सपोर्ट, गांधी जी ने सिचुएशन को भांपते हुए, है ना, कि कहीं ना कहीं इन लोगों को न्याय दिलाना है तो सरकार पे क्या करना पड़ेगा, दबाव डालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसलिए मास सपोर्ट की उन्होंने योजना बनाई। धीरे धीरे जितने भी किसान थे, पीड़ित थे, उनको उन्होंने क्या किया, एकत्रित कर दिया, ताकि वो सब एक साथ में क्या करें, कानून के खिलाफ खड़े हो सके, ठीक है, क्योंकि कानून ये उनके पक्ष में नहीं था। और उन्होंने इस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन वहाँ पर किया, मतलब सरकार के कानून का उल्लंघन, खुला उल्लंघन किया, लेकिन बहुत ही कायदे से, साइलेंटली, पीसफुली, मतलब कोई भी हिंसा किए हुए, राइट। एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, इंक्वायरी, मास सपोर्ट एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स, और भी बहुत सारे जो है रचनात्मक प्रोग्राम भी उन्होंने किया, चाहे जो एजुकेशन हो उसमें, या फिर स्वास्थ्य को लेकर के गांधी जी ने जागरूकता फैलाने का भी काम वहाँ पर किया। व्हाट डज गार्बेज मीन टू दी एल्डरली पीपल, जो फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और यदि ये इम्पॉर्टेंट है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये अगले ईयर में भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि फिर भी हम पढ़ेंगे इनको। फॉर एल्डरली पीपल, जो बड़े लोग थे इन सीमापुर के, गार्बेज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए यह एक क्या था, मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, जीने का एक माध्यम था। एंड डेली ब्रेड, ठीक है, मतलब उनके रोज़ की रोटी का बंदोबस्त था क्या, गार्बेज। इट इज़ गोल्ड, उनके लिए क्या था, गोल्ड था, सोना था, ठीक है। बिकॉज सेलिंग स्क्रैप फ्रॉम इट अलाउज देम टू ईट, इसमें से जो भी कुछ मिल जाता था, चाहे वो लोहे का टुकड़ा हो, प्लास्टिक का टुकड़ा, जो भी स्क्रैप मिलता था, फ्रॉम इट अलाउज देम, उससे वो बेच करके क्या करते थे, टू ईट एंड कीप अ फ्रेजाइल रूफ, राइट। वो अपने लिए खाने पीने के बंदोबस्त करते थे और अपने सिर पर छत की बंदोबस्त करते थे, ओवर देयर हेड्स, है ना, रोटी कपड़ा और मकान का बंदोबस्त कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर, जो लेखक है वो क्यों महसूस करता है, हाउ डज द ऑथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस होने के पहले लेखक ने क्या महसूस किया, जस्ट बिफोर बिकमिंग अनकॉन्शियस इन द पूल। डीप वाटर से क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अनकॉन्शियस होने से पहले उसने क्या क्या महसूस किया था। तो अनकॉन्शियस होने से पहले इन द पूल, तालाब में, डगलस फेल्ट पैरालाइज्ड, है ना, साफ साफ वो लिखता है कि उसको लगा कि वो पैरालाइज्ड हो गया, उसके हाथ पांव चलना बिल्कुल बंद कर दिए, क्योंकि जब उसने हाथ पैर चलाना उसको की कोशिश की तो वो लगा कि उसके हाथ पैर उठ नहीं रहे हैं। जब उसने चीखने की कोशिश की तो उसकी आवाज़ ऐसा लगा कि वो नहीं निकल पा रही, वो रुंधी हुई है, राइट। इस प्रकार से वो पैरालाइज्ड सा हो गया था पूरा शरीर, विथ पैनिक, और इस पैरालाइज्ड सिचुएशन ने उसको अब बहुत ही भयभीत कर दिया, डरा दिया। हिज लंग्स एक्ट, उसके जो फेफड़े थे ऐसा लग रहा था, है ना, वो क्या है, फट जाएंगे। हिज हेड, उसका जो सिर था, थ्रॉप्ड, उसमें ऐसा लग रहा था धमक सुनाई पड़ रही थी। ही फेल्ट हिज लिम्स गिव वे, उसके जितने भी अंग थे, लिम्स थे, गिव वे, एंड सेंस्ड ओनली ब्लैकनेस। यदि वो समझने की कोशिश कर रहा था, देखने की कोशिश कर रहा था, तो उसको चारों तरफ क्या महसूस होता था, कालापन, ब्लैकनेस दिखाई देते थे, एंड टेरर, और डर, मौत के सिवा वहाँ पर और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था वहाँ पर उसे। क्लोजिंग इन की उसकी जो मौत है, उसका जो, है ना, अंत है, वो आ रहा है। मीन्स अब वो मान चुका था कि अब कुछ भी होने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन है 21, व्हाट डिड राजकुमार शुक्ला डू टू ब्रिंग गांधी जी चंपारण, चंपारण लाने के लिए चंपारण गांधी जी को लाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था। तो राजकुमार शुक्ला ही तो हैं वो व्यक्ति जिन्होंने गांधी जी को सबसे पहले, है ना, वहाँ पर चंपारण लाने की योजना बनाई, और उसके बाद वो लखनऊ में गए, क्योंकि लखनऊ में उस समय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था। वहाँ पर गांधी जी की
का आगमन भी था। तो राजकुमार शुक्ला को पता था कि गांधी जी एक ऐसे नेतृत्व हैं इस समय देश में उभर रहे, है ना, पढ़े लिखे भी हैं, अंग्रेज़ों को समझते हैं, वो सल्यूशन करवा सकते हैं। इसी उम्मीद से वो गांधी जी के पास आए हुए थे कि उनसे अपनी शिकायत की जाए तो हो सकता है वो कुछ, है ना, सल्यूशन निकालेंगे। राजकुमार शुक्ला अ पुअर चंपारण पीजेंट। राजकुमार शुक्ला कोई नेता नहीं है, कोई वो जो है लीडर नहीं है, वो एक किसान ही है, सामान्य किसान ही थे। लेकिन इन्होंने बाकी किसानों की तरह वहाँ पर चुप रहने के बजाय क्या किया, कहीं न कहीं उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। तो यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनिशिएट किया था कि वैसे तो बाकी जो किसान थे उन्होंने, चाहे वो चाहते हुए या ना चाहते हुए, जो भी अंग्रेज़ कह रहे थे, जो भी वहाँ पर जो इंडिगो प्लांटर्स कह रहे थे उनको मानने के लिए तैयार भी थे। उनसे जो कंपनसेशन की डिमांड की जा रही थी, कुछ किसान एग्री हो गए थे कि हाँ वो भरेंगे कंपनसेशन। लेकिन राजकुमार शुक्ला ने कहा हम क्यों भरेंगे, क्योंकि यह एक प्रकार से एक चीटिंग है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेज़ों ने उनसे करवाया था कि, है ना, कितना इंडिगो और कितने साल के लिए उनको उत्पादन करना है, वो इंडिगो सारा अंग्रेज़ों को देना है। तो इस तरीके से उन्होंने स्वयं के कॉन्ट्रैक्ट को पालन नहीं किया, तो इसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। इस तर्क को लेकर के राजकुमार शुक्ला जाते हैं किसके पास, गांधी जी के पास, राइट। क्योंकि बाकी लोगों के पास इतनी हिम्मत नहीं थी। फॉलोड गांधी जी, और गांधी जी का उन्होंने पीछा किया, मतलब उनके पीछे पीछे चलते गए टू डिफरेंट प्लेसेस। जहाँ जहाँ भी गांधी जी गए, लखनऊ से वो कानपुर गए, कानपुर से जो है अहमदाबाद, राइट, गुजरात गए। लेकिन राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे चले गए प्लेसेस परसिस्टेंटली, लगातार, ठीक है। बेगिंग हिम, मतलब उनसे अनुग्रह करते रहे, प्रार्थना करते रहे, हिम टू कम, कि वो ज़रूर चंपारण आए और उन किसानों की समस्या को सुने। हिज डिटर्मिनेशन, जब गांधी जी ने देखा कि वास्तव में ये आदमी बहुत ही डिटरमाइंड है, अर्थात ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आया है, यूँ नहीं आया है, वो वास्तव में किसानों का उद्धार चाहता है, भलाई चाहता है, इसलिए आया है। तो गांधी जी ने उसके डिटर्मिनेशन को देखते हुए यस कर दिया कि हाँ ज़रूर हम आएंगे, राइट। फाइनली फाइनली परसुएटेड गांधी टू विजिट। गांधी जी ने उसकी आग्रह को क्या किया, मानने के लिए जो है तैयार हो गए, गांधी टू विजिट चंपारण। और उन्होंने यस कर दिया कि वो जरूर चंपारण आएंगे। एंड सी द पीजेंट्स प्लाइट, और जो किसानों की दुर्दशा है, प्लाइट है, उसको देखेंगे आकर के। व्हाट डिड गांधी डू, गांधी ने क्या किया, टू इम्प्रूव द मिजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। जो किसान थे उनकी दयनीय स्थिति को सही करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, राइट, बताना है आपको। गांधी इम्प्रोवाइज इम्प्रूव द पीजेंट्स मिजरेबल। आप देख रहे हैं यही 2-3 चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। द रेड ट्रैप्स हो गया, द रेड ट्रैप हो गया, इंडिगो हो गया, और डीप वाटर हो गया, ठीक है। गांधी जी इम्प्रूव द पीजेंट्स मिजरेबल कंडीशन, गांधी जी ने किसानों की दयनीय स्थिति को इम्प्रूव किया बाई गेटिंग द इंडिगो प्लांटर्स टू रिफंड पार्ट ऑफ द मनी। उन्होंने प्लांटर्स को बाध्य कर दिया कि वो रिफंड करें, वापस करें पार्ट ऑफ द मनी, एंडिंग द लॉन्ग टर्म शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। और जो वहाँ पर बहुत दिनों से इंडिगो के संबंध में उन किसानों को परेशान करने वाला जो सिस्टम बना था, ताना बाना बना था, उसको उन्होंने समाप्त किया। एंड स्टार्टिंग स्कूल्स, वहाँ पर स्कूल्स शुरुआत करवाए, हेल्थ क्लिनिक्स, है ना, और वहाँ पर क्लिनिक खुलवाए ताकि प्राइमरी उपचार किए जा सकें, राइट। एंड क्लीनलीनेस, साफ सफाई के लिए गांधी जी ने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर मुहिम चलाई। कंपेन्स इन विलेजेस, गांव गांव जा कर के स्वयं सफाई अपने हाथों से जो है ना, स्टार्ट करके। इस प्रकार से गांधी जी का वहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है चंपारण के सुधार के लिए। व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से आ रहा है, ये पॉइट्स एंड पैनकेक से आता है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द मेकअप रूम लुक लाइक, जो मेकअप रूम था वो कैसा दिखाई दे रहा था उस समय। आपको पता है कि बताया गया है चैप्टर में कि जो मेकअप रूम था बहुत ही एक बार्बर की शॉप की तरह, है ना, एक जो है आधुनिक सैलून जो होते हैं उनकी तरह वो सजा हुआ होता था, क्योंकि चारों तरफ उसमें लाइट्स लगे हुए होते थे, जिसके अंदर बैठ कर के जो है
एक्टर और एक्ट्रेसेस का जो है क्या क्या करवाया जाता था, उनका मेकअप होता था। तो द मेकअप रूम इन द जेमिनी स्टूडियो का जो मेकअप रूम था वाज अ हॉट, लेकिन बहुत ही गर्म हो रहता था, क्योंकि जितनी लाइट्स लगी होती थी हाई टेम्परेचर उनसे नहीं होता था, क्राउडेड, बड़ी भीड़ भाड़ होती थी, है ना। शैबी रूम विथ लाइट्स, चारों तरफ क्या है, चार लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई हैं, मिरर्स लगे हुए हैं, एंड डस्टी, और चारों तरफ आपको क्या दिखाई पड़ेगा, डस्ट ही डस्ट। मतलब इस तरीके आज के हिसाब से मॉडर्न वो नहीं हुआ करता था। मॉडर्न आपका जो स्टूडियो है, मींस जेमिनी स्टूडियो, उसका जो कौन सा मेकअप रूम था वो नहीं हुआ करता था, ठीक है। बड़ी धूल मिट्टी, ऑयली मेकअप मटेरियल, चारों तरफ मेकअप मटेरियल पड़ा है ना, तेल लगा हुआ, स्कैटर्ड एवरीवेयर, चारों तरफ छिप पड़ा रहता था। वेयर मैनी एक्टर्स फेसेस, जहाँ पर बहुत से एक्टर्स के जो चेहरे हैं वह पेंट किए जाते थे साइमल्टेनियसली। मतलब जिस तरह से आप आधुनिक जब जब जाएंगे सैलून में जाएंगे, तो कोई ड्राई करवा रहा है अपने बालों में, कोई क्या करवा रहा है, फेशियल करवा रहा है, कोई आज, और जो आधुनिक सैलून होते हैं, एक नहीं कई, जो उसमें बार्बर्स एक साथ में काम कर रहे होते, ठीक ऐसा ही नज़ारा रहता था किसका, जेमिनी स्टूडियो के उस मेकअप रूम का, राइट। वाट डिड सोफीज ब्रदर जॉफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल। जब उसको सोफी के भाई को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया, वाट डिड सोफीज ब्रदर जॉफ डू, तो जॉफ ने उस समय क्या किया। सोफीज ब्रदर जॉफ वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिस, वो एक मैकेनिक था, अप्रेंटिस मतलब नौसिखिया था, मैकेनिक था, ठीक है। आफ्टर वर्क और स्कूल ही रोड हिज मोटर बाइक, काम के बाद, आफ्टर वर्क काम करने के बाद, और स्कूल के बाद ही रोड हिज मोटर बाइक, वो क्या करता था, अपनी मोटर बाइक चलाता था। केप्ट मोस्टली टू हिमसेल्फ एंड सेड लिटिल अबाउट द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ हिज गैराज एंड रोड्स, ठीक है। सेड लिटिल अबाउट द मिस्टीरियस वर्ल्ड, अपनी रहस्यमयी जो दुनिया होती थी उसके बारे में बहुत ही कम बताता था। वाट डिड सोफीज ब्रदर जॉफ डू व्हेन ही वाज आउट ऑफ स्कूल, जब उसको स्कूल से निकाल दिया गया सोफी के भाई को, जॉफ वाज एन अप्रेंटिस मैकेनिक, आफ्टर वर्क और स्कूल ही रोड हिज मोटर बाइक, वो क्या करता था, मोटर बाइक चलाता था। केप्ट मोस्टली टू हिमसेल्फ, है ना, एंड शेयर्ड लिटिल अबाउट द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ हिज गैराज एंड रोड्स, अपने गैराज के बारे में और रोड्स के बारे में बहुत ही कम बताता था। व्हाट डिड मैम हेमल राइट ऑन दी ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक, व्हाट डिड यम हेमल ने क्या लिखा था अप चाक के टुकड़े से, कहाँ पर, ब्लैक बोर्ड पर। एट द एंड ऑफ द लेसन के अंत में, एम हेमल रोट, उन्होंने लिखा था, वाइब्ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड इन लेटर्स एक्सप्रेसिंग हिज लव एंड पेट्रियाटिक डिवोशन टू फ्रांस,